अभी तुम उसकी किसी भी आदत पर गुस्सा ना होना दामाद जी, मैं उसे बहुत जल्द समझा दूंगी, सुनीता दबे दबे अंदाज में कह रही थी। उनके शब्दों में फिक्र दिखाई दे रही थी। वीरेंद्र एकदम चौंका। रात तेज बारिश हुई थी। उर्मिला का इस तरह उसके साथ लिपटना, जिस तरह वह मुट्ठियों में उसकी शर्ट को भींच रही थी, वीरेंद्र को एकदम सब कुछ याद आ गया और उसी पल उसके बारे में जान गया। कल रात वह उसकी मोहब्बत में उनके नज़दीक नहीं आई थी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। पछतावे का एक एहसास वीरेंद्र के अंदर जागा, लेकिन उसने अपना सर झटक दिया। उर्मिला के लिए कहे गए कोई भी अच्छी सोच अपने अंदर पैदा नहीं होने दे सकता था। आप बैठिए, मैं मम्मी को भेज देता हूँ, उसने सुनीता से कुछ बातें करने के बाद कहा और बाहर निकल गया। नौकरानी को खबर देते हुए वह बाहर निकलता चला गया था। अंदर कमरे में नौकरानी ने पूनम को खबर दी तो वो मुंह बनाते हुए सर झटक कर रह गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे हुए बड़े स्टाइल से अपना मेकअप कर रही थी। बेड के साथ टेक लगाए राजेंद्र साहब ने उन्हें आश्चर्य से देखा था। मुझे तो अब तक समझ नहीं आई कि सारी जिंदगी तुमने वीरेंद्र को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन अब एकदम तुमने उसकी शादी कर दी, वह भी अपनी पसंद से और अपनी सहेली की बेटी से। अब घंटा भर हो गया तुम्हारी सहेली आकर नीचे बैठी हुई है, लेकिन तुम उससे मिलने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर ये सब क्या है? राजेंद्र की बात पर एक तीखी सी मुस्कुराहट पूनम के होठों पर बिखर गई। मेकअप का बॉक्स मेज पर रखते हुए पूनम ने पलटकर एक सर्द निगाहें राजेंद्र पर डाली। तो आखिर आपके घर के समस्याओं में बोलना याद आ ही गया। अच्छा याद दिला दिया आपने मुझे। मैं कल अपनी बहू को ब्याह कर लाई हूँ, तो मैं तो भूल ही गई थी। वैसे भी उसकी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उसे याद रखूं, लेकिन खैर देखती हूँ उसका क्या करना है। साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक करते हुए वो उठकर खड़ी हुई थी। वीरेंद्र साहब ने हैरानी भरी निगाह उस पर डाली और फिर अपने कंधे झटककर कमरे से बाहर निकलते चले गए। वैसे भी उनकी दिलचस्पियां हमेशा घर से बाहर ही रहा करती थी। पूनम ने एक बेबस निगाह उन पर डाली। उस मर्द ने कभी उस पर ध्यान नहीं दी थी। वे आज तक समझ नहीं पाई थी आखिर उन्होंने दूसरी शादी की ही क्यों थी। जब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी, औरतों के साथ संबंध तो वो बाहर ही बना लेते थे। शायद वीरेंद्र के परवरिश और उसका ख्याल रखने के लिए उन्हें एक आया चाहिए थी, तभी उन्होंने मुझसे शादी की थी। नफरत से सर झटकते हुए पूनम ने पुरानी सोचों से पल्लू झाड़ा। चेहरे पर वही मुस्कान सजाए कमरे से निकल आई। अभी भी उनका मुंह आंगन में बैठी सुनीता के बजाय उर्मिला के कमरे की तरफ था। वे जो बेखबर सो रही थी, आहट पर चौंक कर उठी तो सामने ही पूनम सोफे से टेक लगाए बैठी थी। उठकर बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पूनम के शब्द में इतनी कड़वाहट थी कि वो घबरा सी गई। जल्दी से पूनम का पैर छूते उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रही थी। पूनम के चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं थी। चलो ये सब छोड़ो, पहले काम की बात सुनो। आज शाम को तुम्हारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है। शहर भर के सारे मेहमान इकट्ठे होंगे। तुम्हारी तो इतनी हैसियत नहीं, लेकिन हम लोग बहुत अमीर परिवार से हैं। हमारा मिलना जुलना बहुत बड़े लोगों में है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं शाम के फंक्शन में कौन कौन से लोग आएंगे। तुम्हें वह सारे एहसान याद है ना, जो मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर किए थे। पूनम ने अचानक ही अपने बोलने का टोन बदल लिया था। उर्मिला के चेहरे पर हैरानी ही हैरानी फैली थी। आंटी के बात करने का तरीका बिल्कुल बदला हुआ था और जो कुछ वह कह रही थी वह तो उर्मिला के समझ से ही बाहर था। मैं आपकी बात नहीं समझी, उसने हैरानी से पूछा था। अब पूनम झुंझला गई। एक तो तुम बिल्कुल ही बचकाना दिमाग रखती हो, मुझे ज्यादा सवाल जवाब सुनने की आदत नहीं। अब गौर से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी शादी वीरेंद्र के साथ इसलिए नहीं करवाई कि तुम ठाठ से कपड़े जूते पहनकर इस महल नुमा घर में घूमती फिरो। मैं तुम लोगों पर एहसान न करती तो सारी जिंदगी भीख मांगती तुम और तुम्हारी माँ सड़कों पर। अगर मैं हर महीने कुछ रुपए की मदद ना करती तो तुम दोनों माँ बेटी की जिंदगी पर बहुत एहसान है और आज वक्त आ गया है कि तुम उन एहसानों को चुकाओ। उर्मिला तो घबरा कर रह गई। ये क्या कहा आंटी जी ने? पूनम की आवाज में नफरत ही नफरत थी, मगर कुछ पूछने की हिम्मत उसमें नहीं हुई। वह खुद ही अपनी बात चालू रखते हुए बोली थी, आज रात के फंक्शन में जब हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ होगा और वीरेंद्र स्टेज पर तुम्हारे बराबर में आकर खड़ा होगा, मैं चाहती हूँ उस वक्त तुम अचानक जोर से चिल्लाकर कहो कि तुम्हें वीरेंद्र साहब के साथ नहीं रहना क्योंकि वह नामर्द हैं। वाह, कितनी बेइज्जती होगी उसके चेहरे पर फैला हुआ वो असर, लोगों की उठती वह निगाहें उस आदमी पर पड़ेगी तो कैसे पल भर में मुट्ठी में आ जाएगा। उस मंजर को देखने के लिए तो मैं सालों से तड़प रही हूँ और आज मेरी इच्छा पूरी होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है ठीक है।
ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी आवाज़ फंक्शन में शामिल हर आदमी के कानों तक पहुंच जानी चाहिए। पूनम ने बात पूरी की तो उर्मिला को झटका सा लगा। वो बेकाबू होकर बेड से नीचे उतर आई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं वीरेंद्र के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हूँ? उसने कहा तो पूनम तेजी से पलटी। क्यों? तुम क्यों बात नहीं कर सकती? जहाँ तक मैं वीरेंद्र को जानती हूँ, वो चीज़ जो वीरेंद्र को पसंद नहीं उसे वह हाथ तक नहीं लगाता। और तुम्हारा हुलिया बता रहा है कल रात तुम लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं बनी, तो फिर एक रात में तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई है? वह तुमसे बहुत नफरत करता है। उसे तुम जैसी मिडिल क्लास और बेवकूफ़ लड़की पसंद नहीं। उसे तो फैशनेबल और अपने स्टेटस की लड़की चाहिए। तुम बिना वजह उसके पल्लू से लिपट कर क्या करोगी? तुम्हें मैंने इस घर में लाया ही सिर्फ इसलिए है कि जो कुछ मैं कहूँ तुम चुप से करो। और फिक्र मत करो, मुझे पता है उसी रात वह तुम्हें डिवोर्स भी दे देगा। उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ मुंह मांगी कीमत मुझसे ले लेना और यहाँ से दफा हो जाना। वैसे भी तुम दोनों को सिवाय पैसों की और किसी चीज़ की ज़रूरत ही कब है? साड़ी के पल्लू को ठीक करती वह जहर उगलती शब्द कहकर जा चुकी थी, जबकि उर्मिला के ऊपर तो आसमान टूट पड़ा था। आज वह पूनम के शब्दों से वह पूनम के बारे में जान चुकी थी। वह कैसी औरत है? पूनम के बातों का अफसोस करती वीरेंद्र के साथ उसका कोई संबंध ना सही, लेकिन वह इतनी बड़ी बात कहने का सोच भी नहीं सकती। उसके होंठ फड़फड़ाकर रह गए, क्योंकि पूनम ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबोच लिया था। किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझी लड़की? मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी बुरी भी बन सकती हूँ। तुम्हारी माँ बूढ़ी है, मजबूर है, और तुम दोनों माँ बेटी को सड़कों पर लाने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। अब तक तुम लोगों को जितना कर्जा दिया है उसे सूद के साथ वसूल करूंगी। तुम दोनों माँ बेटी को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो याद रखो, जो कहा वही करो। तुम 10 लोगों के बीच में अगर उसके ऊपर कीचड़ उछालोगी तो हर कोई तुम्हारी बात का यकीन कर लेगा, और वो बेचारा तो ये बात सहन ही नहीं कर पाएगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं वही करूंगी जो मैंने कहा है, और मेरी बात पत्थर की लकीर समझो। उसे धमकी देते हुए वह कमरे से बाहर निकलती चली गई थी, जबकि उर्मिला का दिल चाहा कैसे पल भर में इस समस्याओं से निकल जाए। यह उन अमीरों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती थी। वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब तक समझ नहीं आया था आखिर आंटी ने उसकी शादी अपने अमीर और खूबसूरत बेटे से क्यों की, जबकि अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। उसकी निगाहों में वीरेंद्र का शब्द और उसका चेहरा घूम गया था। शायद वह भी उसे इतना ही नफरत करता है। इस रिश्ते में दाखिल होकर उसका सिर्फ नुकसान ही हुआ था। दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। घर से निकलते ही वीरेंद्र ने अपनी गाड़ी बेमतलब सड़कों पर दौड़ाने लगा था। कल शाम तक उसने पक्का वादा कर लिया था कि वह 1 हफ्ते के बाद उर्मिला को डिवोर्स दे देगा। उसकी दिमागी सोच किसी भी तरह एक छोटी उम्र की लड़की से मैच नहीं हो सकती थी। लेकिन सुबह सुनीता से मिलने के बाद न जाने क्यों उसका दिमाग अजीब दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। गाड़ी पार्क के बाहर रोकते हुए धीरे से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर अब गहरा गम सवार था। शाम का टाइम था और पार्क में काफी सन्नाटा था। वह चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया, जैसे हमेशा बैठा करता था। अपनी माँ की फोटो को निकाल कर उनसे बात कर रहा था। फिर भगवान से प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े और कहा कि मेरी माँ की आत्मा को शांति देना भगवान। हाथ नीचे करते उसके होठों से गहरी सांस निकली। आप क्यों इतनी जल्दी चली गई माँ? जिसको जब मौका मिलता है वो मुझे किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेता है। पहले पापा ने मेरा नाम लेकर दूसरी शादी की और फिर अब माँ। क्या मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं? मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं? वो बेआवाज अपनी माँ से बातें कर रहा था, जिसकी हल्की आवाज़ उसके दिमाग में अभी तक मौजूद थी। कुछ देर तक यूं ही उदासी से वह माँ के फोटो के साथ बैठा रहा और फिर उठकर दोबारा से गाड़ी में बैठा। गाड़ी स्टार्ट की। यूं ही दोबारा वह सड़कों पर बिना मतलब की गाड़ी दौड़ाने लगा। फिर घर जाने का दिल चाहा, लेकिन उर्मिला के बारे में सोचते ही उसे याद आया कि आज रात तो रिसेप्शन है। इसी वजह से उसने तुरंत अपना इरादा बदल लिया। अपने ऑफिस की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया। रास्ते में वह शोभा के बारे में सोचने लगा और एक मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई। बेकाबू ही उसका दिल चाहा कि वह शोभा को देखे। उर्मिला और उसका भला क्या मुकाबला। उर्मिला जहाँ डरी सहमी हुई लड़की थी, वहीं शोभा एक शानदार पर्सनैलिटी की मालकिन थी। उसने अपनी गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ लिया। ऑफिस में वह दाखिल हुआ तो सभी लोग चौंक कर उसे देखने लगे। शादी के अगले दिन ही दूल्हा अगर ऑफिस जाए, वह भी जब वह सारी कंपनी का मालिक हो, तो सबको हैरानी तो होनी थी। वह बेमतलब चलता हुआ ऑफिस में जाकर खड़ा हो गया।
शोभा अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने खड़ी होकर वीरेंद्र को सल्यूट किया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। ऑफिस के कपड़ों में उसके जिस्म की हर चीज अलग से निखर कर बाहर आ रहे थे। वीरेंद्र को अजीब सा लगा। ऑफिस में कई मर्द मौजूद थे। उन सारे मर्दों के रहते हुए भी शोभा को इस तरह के कपड़े पहनने पर कुछ बुरा नहीं लग रहा था, जबकि ऐसे कपड़े पहनने के लिए ऑफिस में कोई ऐसी शर्त मौजूद नहीं थी। कई लड़कियां पूरे कपड़े पहनकर भी ऑफिस में आया करती थी। छम से वीरेंद्र के दिमाग में उर्मिला का चेहरा उभर आया। उसके अंदर बचपना जरूर था, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सी हया थी। शोभा की तरह बेबाक लड़की नहीं थी। वीरेंद्र चुप से ऑफिस के अंदर चला गया। दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ था। यूं ही दोनों हाथों में सर को दबाकर बैठ गया था। दरवाजा खटखटाकर शोभा अंदर दाखिल हुई तो वीरेंद्र ने चौंक कर देखा। वह इसी तरह भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। सर, आपको शादी की बधाई हो। आपको वैसे भी आज नहीं आना चाहिए था, शोभा ने कहा तो वीरेंद्र बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। शोभा ने हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज वीरेंद्र के सामने रखा। सर, मेरे छुट्टियों का अप्रूवल है, प्लीज इस पर साइन कर दीजिए, शोभा ने कहा तो वीरेंद्र चौंक उठा। छुट्टी मगर किस लिए? उसके कागज पर नजरें दौड़ाते हुए उसने शोभा से पूछा। वह मुस्कुरा कर रह गई। असल में सर, मेरी शादी फिक्स हो गई है। मेरा होने वाला मंगेतर दुबई से अचानक ही वापस आ गया, तो बस अचानक शादी रखनी पड़ी। मैं बस 1-2 महीने तक ही कंटिन्यू रख सकूंगी, जब तक मेरा वीजा नहीं आ जाता, क्योंकि मुझे भी शादी के बाद अपने पति के पास दुबई जाना है, शोभा ने आम से शब्दों में बताया तो वो बिल्कुल सुन रह गया। वीरेंद्र पर जैसे कोई आसमान टूट पड़ा हो। वह कुछ पल शोभा को तकने लगा, उसे देखता रहा, लेकिन न जाने क्यों उसे दिल में वह गम महसूस नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था। कुछ देर तक शोभा को देखते रहने के बाद एक गहरी सांस वीरेंद्र के होठों से निकली थी। उसे शोभा की शादी की खबर से दुख नहीं हुआ था, बस हैरानी हुई थी कि वह शोभा जैसा लाइफ पार्टनर चाहता था और शोभा के संबंध अपनी पत्नी की हैसियत से सोच रहा था। लेकिन उन दोनों के बीच में तो कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। आंखें बंद करके ना चाहते हुए भी वीरेंद्र ने उस अप्रूवल पर साइन कर दिए। वह यूं ही मुस्कुराते हुए कागज उठाकर ले गई। वीरेंद्र को अंदाजा हो रहा था मुस्कुराना, इस तरह से बात करना और हर मर्दों को लुभाना उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा था। वह हर मर्द के साथ ऑफिस में इसी तरह मिलती जुलती थी। वीरेंद्र ने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया था। कुछ देर तक ऑफिस चेयर पर खुद को घुमाने के बाद भी वीरेंद्र के दिल को सुकून ना मिला तो वह चुप से वापस आ गया। घर में दाखिल होते ही उस पर फिर से वही बातें याद आने लगी थी। कहाँ रह गए थे वीरेंद्र? टेलर तुम्हारा शाम के फंक्शन के लिए ड्रेस लेकर आया है, उसे पहनकर एक बार चेक कर लो कि वह ठीक है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आज के फंक्शन में तुम परफेक्ट लगो। आखिर आज का दिन खास दिन है। पूनम सामने से मुस्कुराती हुई आई। उसकी मुस्कुराहट में जरूर कुछ खास था। वीरेंद्र चौंक गया। टेलर ने उसके आए हुए कपड़े कमरे में रखवा दिए थे। पूनम की कही गई बात पर वह जाते ही उन कपड़ों को पहनकर चेक कर लिए। एक तेज लहर वीरेंद्र के वजूद में जागी थी। अब उसे अपने कमरे में जाते ही उर्मिला का सामना करना होगा। जिंदगी एक ही रात में इतनी बदल गई थी। उसे खुद सब कुछ अजीब लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। भारी दिल के साथ वह कमरे में दाखिल हुआ। उर्मिला सामने ही बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसके चेहरे के असर अजीब हो रहे थे। वीरेंद्र चौंका। उस पर नई नवेली दुल्हन वाला कोई असर नहीं था। उसने वह ड्रेस अलमारी से निकाल कर पहना था, जो कीमती और खूबसूरत जरूर था, लेकिन ना तो वीरेंद्र ने अपनी दाढ़ी बनाई थी और ना ही उसकी इच्छा थी। आज उसकी नई नवेली दुल्हन भी कुछ ऐसे ही बैठी थी। उसने कुछ नहीं लगा रखा था। वीरेंद्र अपना सर झटकते हुए अलमारी खोलकर अपने कपड़ों को देखने लगा। कपड़ों की फिटिंग ठीक थी। फिटिंग चेक करके वह ड्रेस वापस अलमारी के हैंगर पर लटका दिया था तो वह उसे ही देख रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है, उसकी आवाज में अजीब असर थे। वीरेंद्र ने चौंक कर उसे देखा। माथे पर एक बल डाले थे। क्या कहना है? फिर से कोई बचकाना बात होगी, दिमाग में उसने सोचा, लेकिन वह एकदम लपक कर आगे बढ़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। आप मुझे डिवोर्स दे दें, उसने कहा। वीरेंद्र को एक जोरदार झटका लगा। अपने मुंह से वह डिवोर्स मांग रही थी, जबकि कल तक तो वह शादी पर इतनी खुश थी। वीरेंद्र ने अपने होंठ भींच लिए। पता भी है क्या कह रही हो? डिवोर्स ही चाहिए थी तो शादी क्यों की? बिना वजह अपने साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद की। हम दोनों के बीच ना तो कोई दिमागी तालमेल मैच होता है और ना ही कभी हो सकता है। तो फिर पहले मना करना चाहिए था ना, उसने गुस्से से कहा तो उसके आंसू भरी आंखें छलक पड़ी। मैं और इनकार कैसे कर सकती हूँ? आंटी की हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है और हम पर उनका पूरा हक है। सारी जिंदगी उनके एहसानों के तले हम लोग दबे रहे।
खाने से लेकर स्कूल की फीस भरने तक सारा खर्चा तो हमारी आंटी ने उठाया था। हाँ, ये और बात थी कि वह कुछ रुपए किसी तेजाब की तरह हमारे बदन पर गिर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एहसान का बदला मांगा तो इनकार करने की हिम्मत ना ही माँ में थी और ना ही मुझ में। आंसू भरी आंखों को हाथ से साफ करते हुए बोली तो वीरेंद्र सन्नाटे में रह गया। वह तो उसे बच्ची समझता था, लेकिन उसने जो बात की थी उसकी गहराई उनकी मजबूरी का पता बता रही थी। वह एक पल के लिए चुप सा हो गया। यानी जबरदस्ती तो उसके साथ भी तो हुई थी, फिर अब डिवोर्स क्यों मांग रही हो? क्या कोई और पसंद है? बिना कुछ सोचे समझे वह एकदम से उसे पूछने लगा। उसके नजदीक हुआ, गहरी निगाहें उसके वजूद का जायजा लेने लगी। ये ख्याल कि अभी ये उसकी पत्नी है, इससे पहले उसको ये ख्याल क्यों नहीं आया था? उसके प्यार से एक पल के लिए घबराई। डाइवोर्स इसलिए क्योंकि आपकी माँ ने मुझे कहा है कि आज शाम फंक्शन के बीच में सबको ये कहूँ कि आप नामर्द हैं और मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, तब आप गुस्से में आकर मुझे डिवोर्स दोगे। मैं इतना सारा तमाशा नहीं कर सकती, मैं बिना वजह किसी इंसान के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए आप पहले ही मुझे डिवोर्स दे दें। मैं आप बड़े लोगों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती। आंसू भरी आवाज में बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी, जबकि वीरेंद्र के ऊपर तो हैरानियों के पहाड़ टूट रहे थे। जो कुछ उसने कहा था वे बर्दाश्त करने वाला नहीं था। कुछ पल तक उसके शब्द उसके दिमाग में उथल पुथल कर रहे थे। क्या मतलब? मेरी माँ ने क्या कहा है? मैं नामर्द हूँ? ये क्या बकवास है? उसने गुस्सा किया। उर्मिला की आंखों में डर सा उतर आया। मैं सच कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कमरे में आकर ये सब मुझे कहा, और ये भी उन्होंने कहा कि मेरी शादी आपसे क्यों करवाई, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपकी बेइज्जती करूं और फिर उसके बाद मैं और माँ बहुत से पैसे लेकर यहाँ से चले जाएं। वे आपसे बहुत नफरत करती हैं। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर अब वह फूट फूट कर रो रही थी। शायद ये सब चीज उसके ज़मीर पर बहुत भारी पड़ रही थी। वीरेंद्र कुछ पल तक अपने होंठ भींचे उसे देखता रहा। पूनम उससे नफरत करती थी, ये बात किसी को उसे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतनी गहरी चाल ये उसे अंदाजा नहीं हो रहा था। सामने खड़ी उर्मिला पर निगाहें जमाए उसने अपने शब्दों को रोका। वीरेंद्र ने कहा, अगर ऐसा है तुम ठीक वही करना जो माँ ने तुम्हें कहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से से कहता हुआ वह कमरे से निकलता चला गया था। उर्मिला ने बेबस निगाहों से उसे जाते देखा। आज की रात कयामत की रात थी। किसी न किसी का तो दिल टूटना ही था। वह बेगम सी होकर बेड पर गिर गई। कुछ ही देर के बाद ब्यूटिशियन उसे तैयार करने लगी। बारात की तरह रिसेप्शन का ड्रेस भी काफ़ी कीमती था। ब्यूटिशियन के मेकअप के आगे उसका हुस्न और ज़्यादा निखर गया था, लेकिन उसकी आंखों में तो परेशानी थी। उर्मिला ने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। शाम होने को आ रहे थे। तभी दरवाज़ा खोलकर पूनम अंदर दाखिल हुई। तुम जाओ, उन्होंने ब्यूटिशियन और नौकरानी दोनों को एक साथ इशारा किया। वह जल्दी सर झुकाए बाहर निकल गई थी। पूनम खड़ी हो गई थी। याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा है? उर्मिला को दोनों कंधों से थामते हुए उन्होंने गुस्से में कहा। उर्मिला ने अपना नाम में सर हिला दिया। मुझसे ये नहीं होगा आंटी, मैं भला ये झूठ कैसे बोलूं जो वीरेंद्र में है ही नहीं। आप अगर नहीं चाहती कि मैं वीरेंद्र के साथ ना रहूं तो वैसे ही उन्हें कह दें कि मुझे डिवोर्स दे दे, मगर मैं उन्हें भरी महफिल में नामर्द नहीं कह सकती। अभी उसने इतना ही कहा था कि पूनम ने उसका मुंह दबोच लिया। ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने आज भरी महफिल में वीरेंद्र पर नामर्द का इल्ज़ाम नहीं लगाया तो जिंदगी भर जितने पैसे मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिए हैं वे सारे के सारे वापस करने पड़ेंगे। याद रखना, 2 टके की औकात वाली लड़की तुम्हारी माँ मेरे पैसे वापस कैसे करेगी? पूरी जिंदगी उसे जेल में सड़ा दूंगी। मैं वीरेंद्र से इतनी नफरत करती हूँ, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं। आज उसके झुके सर को देखने की हसरत लिए मैं बरसों से जी रही हूँ। इस लड़के की वजह से मेरी जवानी खराब हुई है। राजेंद्र ने मुझसे शादी सिर्फ इस लड़के के लिए की, इसलिए आज मैं उससे इंतकाम लेना चाहती हूँ और तुम उसमें मेरी मदद जरूर करोगी, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। पूनम जाते हुए उर्मिला को धमकी देकर कमरे से निकलती चली गई। उर्मिला की आंखों में आंसू उभरने लगे थे। कुछ ही देर के बाद मेहमान आना शुरू हो गए थे और उर्मिला को गाड़ी में बिठाकर हॉल में भेज दिया गया था। हॉल का फंक्शन शानदार था। कई मेहमान आए हुए थे। दुल्हन बनी उर्मिला को स्टेज पर बिठा दिया गया था। साथ ही वीरेंद्र भी उदास चेहरे के साथ जाकर उसके साथ बैठ गया था। उर्मिला ने एक बेबस निगाह उस पर डाली और साथ में पलटकर उसे देखा, जैसे वह उसे कह रहा हो, कर डालो जो करना है। उर्मिला के कदम कपकपा रहे थे। पूनम उनके सामने खड़ी उसे घूर रही थी, जैसे इशारा कर रही हो कि जल्दी कहो।
उर्मिला ने निगाह उठाकर पूरे हॉल में देखा। अमीर से अमीर लोग, बिजनेसमैन सारे आए हुए थे। उसकी बूढ़ी माँ भी सामने बैठी हुई थी, सादा कपड़े पहने हुई थी, जब अपनी बेटी को सजा संवरा देखकर खुश हो रही थी। जल्दी बोलो, पूनम ने पास आकर उसके कान में धमकी दी। उन्होंने हाथ से पकड़कर उर्मिला को खड़ा कर दिया। स्टेज के बीच में खड़ी थी मीडिया, फोटोग्राफर, सबके मोबाइल उन्हीं की तरफ था। शायद दुल्हन कुछ कहना चाहती है। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी हॉल के हवाओं में लाउड स्पीकर में एक आवाज गूंजी, अगर तुमने आज रात वीरेंद्र को नामर्द ना कहा तो तुम्हें और तुम्हारी 2 टके की माँ को सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये पूनम की आवाज थी। सारे हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। खुद पूनम भी बिल्कुल सुन रह गई थी। आवाज लाउड स्पीकर से आ रही थी। ये वही आवाज थी जो उन्होंने आज शाम को उर्मिला को कहे थे। वे आवाज शायद रिकॉर्डिंग की गई थी और ये आवाज रिकॉर्डिंग में चल रहा था। ये सब झूठ है। पूनम का रंग सफेद पड़ गया। वीरेंद्र भी पथरीली निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो उन्हें मीडिया और रिपोर्टर और सारे लोगों से हो रहा था जो धड़ाधड़ उनकी तस्वीर बना रहे थे। राजेंद्र साहब एक तरफ से निकलकर सामने आए थे। उन्होंने हाथ से मीडिया को तस्वीर लेने से मना कर दिया था। मेहमान हॉल के भीड़ देखकर एक एक करके विदा होने लगे। पूनम ने वीरेंद्र की बेइज्जती करने का जो सपना सजाया था वह उल्टा पड़ गया था। पूनम शर्म से पानी पानी होते हुए उसने उर्मिला को खा जाने वाली निगाहों से देखा था। मैं तेरी जान ले लूंगी, 2 कौड़ी की लड़की। वह एकदम उस पर झपट पड़ी थी, मगर अचानक ही वीरेंद्र उनके सामने आ गया था। तमीज से बात करो, ये मेरी पत्नी है। वीरेंद्र की बात पर उर्मिला, जो किसी बड़े पहाड़ की तरह हॉल में थी, एकदम चौंक उठी। ये सब कुछ कैसे हुआ था? शायद उसका छोटा सा दिमाग ये काम कर गया था। उर्मिला अपने आप को शाबाशी देती हुई वीरेंद्र के सीने से जा लगी। उसे पहली नजर में ही वीरेंद्र से मोहब्बत हो गई थी और वह किसी कीमत पर भी वीरेंद्र के ऊपर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती थी। उसका दिमाग काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप करना शुरू किया, वह अपने दिमाग में ऐसी साजिशों के बारे में सोच रही थी। अब तक पूनम तो सबके साथ साजिशें रच रही थी, अब उसकी साजिशें उसी के ऊपर भारी पड़ने वाला था। उसने उर्मिला जैसी साफ सुथरी मोहब्बत करने वाली लड़की को जज कर लिया था। उर्मिला उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ने वाली थी और बचपन से ही उसे पूनम बहुत बुरी लगती थी। उर्मिला की माँ ने बताया था, वह एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उसने उर्मिला की माँ को सहेली तो बनाया हुआ था, लेकिन उससे बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि स्कूल में सुनीता की खूबसूरती को सब सराहा करते थे और सुनीता के हस्बैंड आलोक भी बहुत हैंडसम था। आलोक सुनीता को चाहता था, लेकिन ये दोनों ही गरीब थे। पूनम आलोक को पसंद करने लगी थी, लेकिन आलोक बहुत गरीब था। पूनम ने अभी आलोक को प्रपोज नहीं किया था, तभी आलोक ने सुनीता से शादी कर ली थी और ये किस्सा यहीं खत्म हो गया था। लेकिन जब आलोक की मृत्यु हुई, तब पूनम को अपना वो सब याद आ गया। उससे बदला लेने के लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची और उसमें कामयाब भी हो गई और उसने अपने बदले की आग में उर्मिला से ये सब करवाना चाहा। इधर आलोक का बदला उर्मिला से ले रही थी, उधर राजेंद्र अपने पति का बदला वह वीरेंद्र से ले रही थी, क्योंकि शादी के बाद से आज तक राजेंद्र ने उसे उस निगाह से नहीं देखा था जैसे एक महबूबा को देखा जाता है और एक पत्नी को देखा जाता है। उसे अपने बेटे के लिए एक आया चाहिए थी, उससे ज्यादा उसको कुछ भी नहीं समझता था। इन सब का बदला वह इन दोनों बच्चों से ले रही थी। उर्मिला पढ़ाई में बहुत तेज थी, उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वह कम समय में भी काफी कुछ सोच लेती थी और आज सोचने के साथ साथ उसने वह सब कुछ कर दिखाया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जैसे ही पूनम कमरे में दाखिल हुई थी, उर्मिला ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी और वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था और फोन का स्क्रीन ऑफ कर दिया था, जिससे पूनम को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने वही सारी आग उगल दी जो आज भरी महफिल में सबके सामने उसका असली रूप आ गया था। तभी भरी महफिल में पूनम चीख पड़ी थी, अपना आग अपने मुंह से उगल दिया था। पूनम अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। वह अपने बालों को दोनों हाथों से नोच रही थी। उसे राजेंद्र साहब ने अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टर के चेकअप करने से पता चला उसके दिमाग की नस फट गई थी, जिसकी वजह से अब वह कभी पहले जैसी नॉर्मल नहीं रहेगी। वह इंसानों को भी खतरा पहुंचा सकती है, इसलिए पूनम को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। कुछ ही दिनों के बाद पूनम की मृत्यु हो गई थी। पूनम अपने जलन के आग में खुद ही जलकर राख हो गई थी। अब वीरेंद्र अपने पत्नी उर्मिला को पूरे दिल के साथ स्वीकार कर चुका था और वे दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। राजेंद्र साहब भी काफी बूढ़े हो गए थे और अपने पोता पोती के साथ खेलते रहते थे। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं,
कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।